क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आप जितना कर सकते हैं उससे कहीं कम अचीव कर रहे हैं? कई बार हम अपनी क्षमताओं को कम आंकते हैं क्योंकि हमें लगता है कि टैलेंट जन्म से मिलता है, लेकिन सच्चाई यह है कि हमारा पोटेंशियल छुपा होता है और उसे सही दिशा, प्रैक्टिस और माइंडसेट से निखारा जा सकता है। हिडन पोटेंशियल, द साइंस ऑफ अचीविंग ग्रेटर थिंग्स सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि एक गाइड है जो आपको यह समझने में मदद करेगी कि सफलता केवल प्रतिभा पर निर्भर नहीं करती बल्कि आपके सीखने, विकसित होने और मुश्किलों से जूझने की क्षमता पर भी टिकी होती है। इस किताब में विज्ञान, मनोविज्ञान और वास्तविक जीवन के उदाहरणों के जरिए यह बताया गया है। हालांकि लर्निंग स्टाइल का मिथक बहुत से लोग मानते हैं कि सीखने के अलग अलग तरीके होते हैं और हर व्यक्ति का एक विशिष्ट लर्निंग स्टाइल होता है। इस विचार को 1987 में नील फ्लेमिंग ने वार्क मॉडल के माध्यम से प्रस्तुत किया, जिसमें उन्होंने 4 प्रकार के सीखने वालों की पहचान की। विजुअल लर्नर, देखकर सीखने वाले; ऑडिटरी लर्नर, सुनकर सीखने वाले; रीडिंग राइटिंग लर्नर, पढ़कर या लिखकर सीखने वाले; किनेस्थेटिक लर्नर, प्रयोग करके सीखने वाले। हालांकि 2018 में किए गए कई शोधों ने यह साबित किया कि यह थ्योरी सिर्फ एक मिथक है। हेरोल्ड पैशलर और मार्क मैकडैनियल की स्टडी में यह पाया गया कि सीखने की किसी एक शैली को प्राथमिकता देने से किसी की दक्षता में कोई उल्लेखनीय सुधार नहीं होता। डिस्कम्फर्ट से सीखना अधिक प्रभावी होता है। सीखने की प्रक्रिया तब सबसे अधिक प्रभावी होती है जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर नई चुनौतियों का सामना करते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप वीडियो देखकर सीखने के आदी हैं तो किताबें पढ़ने से आपकी समझ और गहराई बढ़ सकती है। डिस्कम्फर्ट को अपनाने के नुकसान। हालांकि हमेशा नए और चुनौतीपूर्ण कार्यों को अपनाना सकारात्मक नहीं होता। कई बार यह टाल मटोल, प्रोक्रेस्टिनेशन की ओर भी ले जा सकता है। जब हम किसी कठिन कार्य को टालते हैं तो अक्सर हम उस कार्य से नहीं बल्कि उससे होने वाले डिस्कम्फर्ट से बचने की कोशिश कर रहे होते हैं। हमें असफलता का डर, बोरियत या परफेक्शन की चाहत जैसी भावनाओं से खुद को बचाने की आदत होती है। लर्निंग को मजेदार बनाना जरूरी है। सीखने की प्रक्रिया को रोचक और मजेदार बनाना जरूरी है। इस बात को सारा मारिया हेस्बन और बेनी लुइस की कहानियां साबित करती हैं। सारा मारिया हेस्बन की कहानी। सारा को शुरू में स्पेनिश भाषा सीखने में कठिनाई हुई, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने नए लोगों के साथ उनकी भाषा में बातचीत करने की कोशिश की और खुद को लगातार नई भाषाओं को सीखने की चुनौती दी। धीरे धीरे उन्होंने स्लोवाक, जापानी, चीनी और साइन लैंग्वेज में भी महारत हासिल कर ली। बेनी लुइस का सफर। बेनी को भी शुरुआत में भाषा सीखने में मुश्किल हुई, लेकिन जब उन्होंने खुद को गलतियां करने की अनुमति दी और 200 गलतियां करने का लक्ष्य रखा, तब उन्होंने कई भाषाओं को धारा डिस्कम्फर्ट बोलना सीख। सफलता की कुंजी। सारा और बेनी की कहानियां हमें यह सिखाती हैं कि डिस्कम्फर्ट से बचने की बजाय हमें इसे अपनाना चाहिए। गलतियां करना, चुनौतियों का सामना करना और असुविधाजनक परिस्थितियों में खुद को डालना ही सीखने और आगे बढ़ने का सबसे तेज तरीका है। चैप्टर 2, द इम्परफेक्शनिस्ट। क्या आप परफेक्शनिस्ट हैं? क्या आप हर चीज को बिना किसी गलती के पूरी तरह परफेक्ट करने की कोशिश करते हैं? अगर हाँ, तो आपको लगता होगा कि परफेक्शनिज्म एक ऐसी क्वालिटी है जो आपको बेस्ट रिजल्ट देती है। आप छोटी छोटी डिटेल्स पर जरूरत से ज्यादा ध्यान देते हैं और गलतियों से बचने के लिए नई या अनजान सिचुएशंस से दूरी बनाए रखते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यही माइंडसेट आपकी ग्रोथ को लिमिट कर सकता है? जब आप हर चीज को बिल्कुल सही करने की कोशिश करते हैं तो आप नए चैलेंज लेने से डरने लगते हैं। आप अपने हर एफर्ट को जरूरत से ज्यादा क्रिटिसाइज करते हैं और अपने रिजल्ट को ही अपनी वैल्यू का पैमाना मान लेते हैं। यही वजह है कि परफेक्शनिज्म आपके लिए एक एसेट, फायदा नहीं बल्कि एक लायबिलिटी, बोझ बन सकता है। परफेक्शनिज्म। सफलता की राह में सबसे बड़ा ब्लॉकेज परफेक्शनिज्म अक्सर बाहरी दबावों से आता है, जैसे परिवार, समाज या करियर की उम्मीदें। हमें लगता है कि अगर हम परफेक्ट नहीं हुए तो हमें सफलता नहीं मिलेगी, लेकिन सच तो यह है कि गलतियों को पूरी तरह खत्म करने की बजाय उन्हें स्वीकार किया जाना चाहिए। अगर आप अपने इम्परफेक्शन, कमियों को अपनाना सीखते हैं तो आप किसी भी स्किल में मास्टरी हासिल कर सकते हैं। जो लोग महान बनते हैं वे अपनी गलतियों से भागते नहीं बल्कि उन्हें सीखने के मौके के रूप में देखते हैं। अपने एफर्ट्स के प्रति हमदर्दी, कंपैशन रखना जरूरी है। यह मान लीजिए कि हर इंसान को कभी न कभी फेलियर का सामना करना पड़ता है। अगर आप खुद को कठोरता से जज करने के बजाय अपनी प्रोग्रेस पर फोकस करेंगे तो आप तेजी से ग्रो कर सकते हैं। द स्टोरी ऑफ तादाओ एंडो। एक सेल्फ टॉम आर्किटेक्ट की कहानी तादाओ एंडो
तादाओ एंडो का सफर उन लोगों के लिए एक प्रेरणा है जो परफेक्शनिज्म को छोड़कर अपनी काबिलियत को निखारना चाहते हैं। एंडो को कभी भी आर्किटेक्चर की औपचारिक फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं मिली। उनका जन्म एक गरीब परिवार में हुआ और उन्होंने एक कारपेंटर बढ़ई के रूप में काम करना शुरू किया। उन्हें लकड़ी, मेटल और ग्लास वर्क में रुचि थी, लेकिन उनके पास इसे सीखने के लिए कोई कोर्स या डिग्री नहीं थी। इसके बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने खुद से आर्किटेक्चर सीखना शुरू किया। वह घंटों तक स्केचिंग करते थे, किताबें पढ़ते थे और खुद को ऑब्जर्वेशन के जरिए ट्रेंड करते थे। इस सेल्फ लर्निंग अप्रोच की वजह से बिना किसी फॉर्मल डिग्री के वह जापान के सबसे प्रतिष्ठित आर्किटेक्ट बने। परफेक्शनिज्म को 1993 में जापान के कोबे शहर में एक विनाशकारी भूकंप आया। हजारों इमारतें गिर गईं, लेकिन तादाओ एंडो द्वारा डिजाइन की गई इमारतें मजबूती से खड़ी रही। इस घटना ने साबित कर दिया कि परफेक्शनिज्म से ज्यादा जरूरी है डिसिप्लिन और प्रैक्टिकल अप्रोच। एंडो ने कभी भी परफेक्ट डिजाइन पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि उन्होंने स्ट्रक्चरल मजबूती और फंक्शनल डिजाइन को बैलेंस करना सीखा। एंडो की सफलता का सबसे बड़ा कारण था कि उन्होंने अपनी इम्परफेक्शन को अपनाया और सीखने का सिलसिला जारी रखा। वह मानते थे कि अगर आप सीखने से डरेंगे, गलतियों से डरेंगे, तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हाउ टू ओवरकम परफेक्शनिज्म। परफेक्शनिज्म से बाहर कैसे निकलें? अगर आप भी परफेक्शनिज्म के जाल में फंसे हुए हैं तो आपको अपने माइंडसेट को बदलने की जरूरत है। 1. अपनी गलतियों को अपनाइए। परफेक्शनिस्ट लोग अपनी गलतियों को लेकर बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, लेकिन आपको यह समझना होगा कि गलतियां करना नेचुरल है। वे आपकी वैल्यू को कम नहीं करती, बल्कि आपकी ग्रोथ में मदद करती है। 2. छोटी छोटी बातों पर फोकस करने की बजाय बड़ी चीजों को देखें। अगर आप हर छोटी डिटेल पर फोकस करेंगे तो आप कभी भी असली गोल पर ध्यान नहीं दे पाएंगे। इसलिए उन चीजों को पहचानिए जो सच में आपके प्रोजेक्ट या करियर के लिए जरूरी है। 3. रिस्क लेने से मत डरिए। परफेक्शनिज्म हमें रिस्क लेने से रोकता है, लेकिन अगर आप हमेशा परफेक्ट बनने की कोशिश करेंगे तो आप कभी भी नई चीजें एक्सप्लोर नहीं कर पाएंगे। इसलिए नई चुनौतियों को स्वीकार करें, गलती करने की हिम्मत दिखाएं और सीखने की प्रक्रिया का आनंद लें। 4. अपनी गलतियों से सीखिए। अगर कोई गलती हो जाए तो खुद को दोषी मत ठहराइए, बल्कि यह सोचिए कि इससे आप क्या सीख सकते हैं और कैसे आगे बढ़ सकते हैं। 5. प्रैक्टिकल बने, न कि परफेक्शनिस्ट तादाओ एंडो की तरह। आपको हाई स्टैंडर्ड और प्रैक्टिकल अप्रोच के बीच बैलेंस बनाना होगा। कई बार पर्याप्त अच्छा, गुड इनफ, ही सबसे अच्छा होता। 6. बाहरी वैलिडेशन की जगह खुद पर भरोसा करें। हर बार दूसरों से वैलिडेशन मांगने की बजाय खुद से संतुष्ट होना सीखें। अगर आप खुद अपने काम से खुश हैं तो आपको किसी और की स्वीकृति की जरूरत नहीं है। चैप्टर 3, ट्रांसफॉर्मिंग द डेली ग्राइंड। अपने डेली रूटीन को बेहतरीन कैसे बनाएं। अगर आप किसी स्किल में एक्सीलेंस हासिल करना चाहते हैं तो आपने भी सुना होगा कि प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, यानी लगातार प्रैक्टिस करने से परफेक्शन आता है। पुराने जमाने में लोग अपने हुनर को निखारने के लिए घंटों, हफ्तों और सालों तक कड़ी मेहनत करते थे, लेकिन क्या हर समय मेहनत करते रहना ही सफलता की गारंटी है? असल में डिलिबरेट प्रैक्टिस, सोच समझकर की गई प्रैक्टिस के कुछ नुकसान भी होते हैं। ये आपको बर्न आउट, थकान और तनाव, या बोर आउट, उबाऊपन और रुचि की कमी की ओर धकेल सकता है। बर्नआउट और बोर आउट प्रैक्टिस के दो सबसे बड़े दुश्मन। बर्नआउट, जब आप बिना रुके और बिना ब्रेक लिए लगातार काम करते हैं तो आपका शरीर और दिमाग दोनों थक जाते हैं। इसका नतीजा ये होता है कि आप अपने बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं दे पाते। आप मानसिक और शारीरिक रूप से कमजोर महसूस करने लगते हैं और धीरे धीरे आपका जोश खत्म हो जाता है। बोर आउट, अगर आपकी प्रैक्टिस में कोई नयापन या चुनौती नहीं होती तो आप जल्द ही बोर हो जाते हैं। आपका माइंड स्टिम्युलेट, प्रेरित नहीं होता और आप अपने ही काम में दिलचस्पी खोने लगते हैं। एग्जाम्पल, मोजार्ट जैसा महान संगीतकार भी अपने पिता द्वारा बनाए गए कड़े रूटीन की वजह से बर्नआउट का शिकार हो चुका था। उसने कई बार इस बात को स्वीकार किया कि जरूरत से ज्यादा प्रैक्टिस करना उसके लिए फायदेमंद नहीं था, बल्कि नुकसान। तो सवाल ये उठता है कि कैसे हम प्रैक्टिस को असरदार बना सकते हैं और बोरिंग या थकाने से बच सकते हैं। डेलिब्रेट प्ले, मजेदार और असरदार प्रैक्टिस का फॉर्मूला। अगर आपको प्रैक्टिस से बेस्ट रिजल्ट चाहिए तो आपको डेलिब्रेट प्ले, सोच समझकर किए गए खेल को अपनाना होगा। इसमें दो चीजें शामिल होती हैं। डेलिब्रेट प्रैक्टिस, जहां आप सोच समझकर अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। फ्री प्ले, जहां आप बिना किसी प्रेशर के सिर्फ मजे के लिए एक्सप्लोर करते हैं। इसका सही बैलेंस बनाने के लिए आपको कुछ आसान स्टेप्स फॉलो करने होंगे। 1. छोटे छोटे प्रैक्टिस सेशन करें। लगातार लंबे समय तक काम करने से बेहतर है
कि आप 20-30 मिनट के छोटे सेशंस में काम करें। हर सेशन के बाद 5-10 मिनट का ब्रेक लें ताकि आपका दिमाग फ्रेश बना रहे। 2. अलग अलग एक्टिविटीज पर ध्यान दें। अगर आप एक म्यूजिशियन हैं तो सिर्फ इंस्ट्रूमेंट बजाने के बजाय म्यूजिक पढ़ें, नोट्स लिखें और अपने आइडियाज पर सोचें। अगर आप एक एथलीट हैं तो सिर्फ ट्रेनिंग करने के बजाय अपनी बॉडी रिकवरी और स्ट्रेटेजी पर भी फोकस करें। 3. क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी पर फोकस करें। जरूरी नहीं कि आप रोज 6-8 घंटे काम करें, बल्कि गहरी फोकस वाली 2-3 घंटे की प्रैक्टिस ज्यादा असरदार हो सकती है। जब आपका ध्यान हटने लगे या आप बोरियत महसूस करने लगे तो रुक जाएं। 4. अपने लिए फ्री प्ले का टाइम रखें। जब आपका गोल सिर्फ एक्सप्लोर और मजे करना हो तो उसे भी अपने रूटीन का हिस्सा बनाएं। कभी कभी बिना किसी तय नियम के काम करने से आपका माइंड नए और इनोवेटिव आइडियाज पर फोकस करता है। ब्रेक लेना क्यों जरूरी है? बहुत से लोग सोचते हैं कि लगातार काम करने से ज्यादा प्रोडक्टिविटी मिलती है, लेकिन रिसर्च कहती है कि रेगुलर ब्रेक लेने से आपका परफॉर्मेंस बेहतर होता है। ब्रेक लेने के 3 बड़े फायदे होते हैं। ब्रेक लेने से आपका जोश बना रहता है। जब आप बिना रुके काम करते हैं तो आपका एनर्जी लेवल गिर जाता है। छोटे छोटे ब्रेक लेने से आप फ्रेश और मोटिवेटेड महसूस करते हैं। ब्रेक लेने से आपकी क्रिएटिविटी बढ़ती है। जब आप किसी काम से थोड़ी देर के लिए दूर जाते हैं तो आपका दिमाग नए आइडियाज पर काम करता है। यही कारण है कि कई लोग सबसे अच्छे आइडियाज तब सोचते हैं जब वे रिलैक्स कर रहे होते हैं। ब्रेक लेने से आपकी मेमोरी और लर्निंग पावर बढ़ती है। रिसर्च के मुताबिक किसी नई चीज को सीखने के बाद 10 मिनट का ब्रेक लेने से याददाश्त 10-30% तक बढ़ सकती है। एवलिन ग्लेनी, जो कुछ भी सुन नहीं सकती थी लेकिन दुनिया की महान म्यूजिशियन बनी, एवलिन ग्लेनी की कहानी इस बात का सबूत है कि डेडिकेटेड प्रैक्टिस से ज्यादा जरूरी सही तरीके से प्रैक्टिस करना है। एवलिन का सपना था कि वह एक म्यूजिशियन बने, लेकिन 8 साल की उम्र में उसकी सुनने की क्षमता कम होने लगी और 12 साल की उम्र में वह पूरी तरह बधिर, डेफ हो गई। डॉक्टरों ने कहा कि वह कभी भी म्यूजिक नहीं बजा पाएगी, लेकिन उसके टीचर रॉन फोर्ब्स ने उसे अलग तरीके से म्यूजिक महसूस करना सिखाया। उसने अपने शरीर के कंपन, वाइब्रेशन से म्यूजिक समझना शुरू किया और इस टेक्निक को अपनी ताकत बना लिया। सालों की मेहनत और सही अप्रोच से वह दुनिया की पहली सोलो परकशनिस्ट बनी और 3 ग्रैमी अवार्ड भी जीते। एवलिन की कहानी हमें सिखाती है कि सफलता सिर्फ कड़ी मेहनत करने से नहीं मिलती, बल्कि स्मार्ट तरीके से प्रैक्टिस करने से मिलती है। तो अब आप क्या कर सकते हैं? खुद को जरूरत से ज्यादा प्रैक्टिस करने के दबाव से मुक्त करें। अपने रूटीन में फ्री प्ले और ब्रेक्स को शामिल करें। डेलिबरेट प्ले का सही बैलेंस बनाएं, यानी मस्ती के साथ सीखें। रिजल्ट के बजाय प्रोसेस को एंजॉय करें। चाहे आप म्यूजिशियन, एथलीट, एंटरप्रेन्योर या स्टूडेंट हो, जब आप अपने डेली ग्राइंड को सही तरीके से ट्रांसफॉर्म करते हैं तो आप अपने फुल पोटेंशियल को अनलॉक कर सकते हैं। अब आप अपने प्रैक्टिस रूटीन को किस तरह बदलने वाले हैं? चैप्टर 4, गेटिंग अनस्टक। हम सभी कभी न कभी ऐसे मोमेंट्स का सामना करते हैं जब हमें लगता है कि हम फंस गए हैं। प्रोग्रेस हमेशा एक सीधी रेखा में नहीं चलती। कभी कभी आगे बढ़ने के लिए हमें कुछ कदम पीछे भी लेना पड़ता है। बदलाव को अपनाना और नए रास्तों को एक्सप्लोर करना ही हमें अपने फुल पोटेंशियल तक पहुंचा सकता है। जब आप खुद को अटका हुआ महसूस करें तो घबराइए मत। इसकी बजाय कुछ नया ट्राई कीजिए और सही गाइडेंस लीजिए। सफलता सिर्फ लगातार मेहनत करने से नहीं, बल्कि सही दिशा में सही रणनीति अपनाने से मिलती है। 1. सही मेंटर चुनें। एक्सपर्ट ही हमेशा सही नहीं होते। जब भी हम किसी नए स्किल को सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले हम एक्सपर्ट्स की ओर देखते हैं, लेकिन क्या हर एक्सपर्ट अच्छा टीचर भी होता है? जरूरी नहीं। नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी की एक स्टडी के मुताबिक एक्सपर्ट्स के पास इतनी गहरी जानकारी होती है कि वे बिगिनर्स की कठिनाइयों को समझ नहीं पाते। इसे कर्स ऑफ नॉलेज कहते हैं। सोचिए, अगर अल्बर्ट आइंस्टाइन खुद आपको फिजिक्स पढ़ाते तो शायद आपको ज्यादा समझ नहीं आता, क्योंकि वे इतने एडवांस लेवल पर थे कि वे शुरुआती स्टूडेंट्स के नजरिए से चीजों को नहीं देख पाते थे। इसलिए हमेशा सीखने के लिए एक ही टीचर पर निर्भर मत रहिए, अलग अलग लोगों से गाइडेंस लीजिए। 2. खुद को दोबारा इन्वेंट करें। R.A. डिकी की कहानी। बेसबॉल प्लेयर R.A. डिकी एक स्टार खिलाड़ी थे। उन्होंने ओलंपिक में USA के लिए ब्रॉन्ज मेडल जीता और उन्हें टेक्सास रेंजर्स की ओर से एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट भी मिला। लेकिन जब मेडिकल चेकअप हुआ तो पता चला कि उनकी कोहनी में एक जरूरी लिगामेंट ही नहीं था। इससे उनका करियर लगभग खत्म हो गया। डिकी ने हार नहीं मानी। उन्होंने छोटे लीग्स में सालों तक संघर्ष किया, लेकिन कुछ खास नहीं कर पाए। फिर उन्होंने बेसबॉल की नकल बॉल तकनीक अपनाने का फैसला किया, जो कम ताकत के बावजूद प्रभावी होती थी। लेकिन यह सीखना आसान नहीं था। उन्होंने इस स्किल को मास्टर करने के लिए
टिम वेकफील्ड, फिल नीक्रो और चार्ली हॉप जैसे अनुभवी खिलाड़ियों से गाइडेंस ली। सालों की मेहनत के बाद 35 साल की उम्र में वे दोबारा मेजर लीग में लौटे और बेसबॉल के बेहतरीन पिचर्स में से एक बन गए। 2012 में 27 साल की उम्र में उन्होंने अपने करियर का सबसे बेहतरीन सीजन खेला और साई यंग अवार्ड जीतने वाले पहले नकल बॉल पिचर बने। दीन, अपने रास्ते बदलने से मत डरिए। आर.ए. डिकी की कहानी हमें यह सिखाती है कि कभी कभी हमें अपने सफर में बदलाव करने की जरूरत होती है। अगर कोई रास्ता बंद हो जाए तो इसका मतलब यह नहीं कि सफलता असंभव है, बल्कि यह इशारा हो सकता है कि हमें किसी नए रास्ते को अपनाने की जरूरत है। अगर आप किसी गोल को पाने में फंस गए हैं, नई स्किल्स सीखें, अलग अलग मेंटर्स से गाइडेंस लें, अपने प्लान में बदलाव करने से मत डरें, अपने अंदर झांकें और देखें कि आपको क्या बदलना होगा। सक्सेस हमेशा एक सीधी रेखा में नहीं चलती, ये उतार चढ़ाव से भरी होती है। लेकिन अगर आप डिस्कम्फर्ट को स्वीकार करना सीख लेंगे और खुद को नए सिरे से तैयार करेंगे तो आप किसी भी मुश्किल से बाहर निकल सकते हैं। तो अगली बार जब आपको लगे कि आप फंस गए हैं तो इसे एक सिग्नल मानिए कि शायद आपको बस अपना रास्ता बदलने की जरूरत है। चैप्टर 5, माइनिंग फॉर गोल्ड, कलेक्टिव इंटेलिजेंस की ताकत। क्या एक इंसान अकेले ही बड़े बड़े चैलेंजेस को हल कर सकता है? शायद हाँ, लेकिन जब एक टीम साथ मिलकर काम करती है तो उनकी कलेक्टिव इंटेलिजेंस किसी भी समस्या को हल करने की ताकत को कई गुना बढ़ा सकती है। कलेक्टिव इंटेलिजेंस का मतलब है एक ग्रुप की वह क्षमता जो किसी प्रॉब्लम को हल करने और बेहतर निर्णय लेने में एक अकेले व्यक्ति से अधिक प्रभावी होती है। जब लोग अपने आइडियाज, स्किल्स और नॉलेज को शेयर करते हैं तो वे किसी भी चुनौती का समाधान निकाल सकते हैं। एक अलग अलग नजरिए से सोचने की ताकत। जब एक ग्रुप में अलग अलग बैकग्राउंड और एक्सपीरियंस वाले लोग होते हैं तो वे एक ही समस्या को अलग अलग एंगल से देख सकते हैं। इससे ज्यादा क्रिएटिव और इनोवेटिव सॉल्यूशंस निकलते हैं। उदाहरण के लिए, अगर किसी कंपनी में सिर्फ एक ही तरह के लोग काम कर रहे हों तो उनकी सोच सीमित हो सकती है, लेकिन अगर टीम में अलग अलग अनुभव और बैकग्राउंड वाले लोग हों तो वे मिलकर बेहतरीन आइडियाज लेकर आ सकते हैं। तो कोलैबोरेशन, साथ मिलकर काम करने की ताकत। किसी भी ग्रुप की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि वे एक दूसरे के साथ कैसे कोलैबोरेट करते हैं। जब लोग एक दूसरे की ताकत को मिलाकर और एक दूसरे की कमजोरियों को पूरा करते हुए काम करते हैं तो वे बेहतर रिजल्ट दे सकते हैं। लेकिन कोलैबोरेशन तभी सफल होता है जब टीम में हर कोई अपने आइडिया को खुलकर शेयर कर सके, हर कोई दूसरों की बातों को ध्यान से सुने, टीम में ओपन माइंडेडनेस हो और सभी लोग एक दूसरे को रिस्पेक्ट दे। 3, इनोवेटिव थिंकिंग, नई सोच अपनाने की ताकत। किसी भी ग्रुप की कलेक्टिव इंटेलिजेंस तब सबसे ज्यादा बढ़ती है जब वहां इनोवेशन को जगह दी जाती है। एक अच्छे लीडर को चाहिए कि वह ऐसा माहौल बनाए जहां लोग नए आइडियाज को एक्सप्लोर करने से न डरे। टीम के अंदर प्रो सोशल स्किल्स को बढ़ावा देना भी जरूरी है। इसका मतलब है कि टीम के लोग एक दूसरे की मदद करें, आइडियाज और रिसोर्सेज को शेयर करें, टीम वर्क को बढ़ावा दें। प्रो सोशल बिहेवियर के उलट एंटी सोशल बिहेवियर होता है जिसमें लोग सिर्फ अपने फायदे के बारे में सोचते हैं और दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं। 4, सही लीडर का चुनाव, बैबल इफेक्ट से बचें। हर टीम को एक लीडर की जरूरत होती है, लेकिन सिर्फ सबसे ज्यादा बोलने वाला इंसान ही हमेशा सबसे अच्छा लीडर नहीं होता। कई बार ग्रुप्स ऐसे लीडर चुनते हैं जो सबसे ज्यादा बोलते हैं, भले ही वे सबसे ज्यादा स्किल्ड ना हो। इसे बैबल इफेक्ट कहते हैं। अच्छे लीडर में क्या गुण होने चाहिए? वह टीम के मिशन को अपनी पर्सनल एम्बिशन से ऊपर रखे, वह एक अच्छा लिसनर हो जो टीम के हर मेंबर की बातों को महत्व दे, वह टीम को मोटिवेट कर सके और सभी का बेस्ट निकाल सके। 5, कलेक्टिव इंटेलिजेंस का असली उदाहरण चिली माइन रेस्क्यू 2010 में चिली की एक सोने और तांबे की खदान में हादसा हुआ। 2300 फीट गहराई में 33 माइनर्स फंस गए थे। शुरुआती 4 दिनों तक बचाव कार्य बिखरा हुआ था क्योंकि कोई स्पष्ट रणनीति नहीं थी। तभी आंद्रे सुगरे को इस मिशन की कमान सौंपी गई। वे एक माइनिंग इंजीनियर थे और अपनी प्रो सोशल स्किल्स के लिए जाने जाते थे। एक बेहतरीन लीडर की तरह उन्होंने सबसे पहले एक्सपर्ट से बात की और स्थिति को समझा बिना समय गंवाए एक क्लियर प्लान बनाया। इनोवेटिव तरीकों को अपनाया, जैसे पहले छोटे छेद बनाकर खाना और ऑक्सीजन पहुंचाना। 17वें दिन बचाव दल का संपर्क माइनर्स से हो गया और आखिरकार 19 दिनों के बाद सभी 33 माइनर्स को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। यह सफलता किसी एक व्यक्ति की वजह से नहीं, बल्कि एक बेहतरीन टीम,
वर्क और कलेक्टिव इंटेलिजेंस की वजह से मिली। 6 आपकी टीम भी ग्रेट रिजल्ट दे सकती है। कलेक्टिव इंटेलिजेंस की पावर को टीम में अलग अलग सोच और बैकग्राउंड वाले लोगों को शामिल कर हर मेंबर को खुलकर अपने आइडियाज शेयर करने का मौका दे। इनोवेटिव और आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग को बढ़ावा दे। एक ऐसे लीडर को चुने जो टीम के बेस्ट परफॉर्मेंस को बाहर ला सके। अगर आप एक लीडर हैं तो याद रखिए, सबसे अच्छा लीडर वही होता है जो अपनी टीम की कलेक्टिव इंटेलिजेंस को पहचान कर उसे सही दिशा में गाइड करे। जब लोग मिलकर सोचते हैं, साथ काम करते हैं और इनोवेटिव थिंकिंग को अपनाते हैं तो वे कुछ भी हासिल कर सकते हैं। चैप्टर 6 डायमंड्स इन द रफ। छुपे हुए टैलेंट को पहचानने की कला किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सबसे बड़ी चुनौती होती है। सही टैलेंट को पहचानना। जब जॉब देने वाले लोग किसी कैंडिडेट की काबिलियत को परखते हैं तो आमतौर पर वे पारंपरिक चयन प्रक्रियाओं, सिलेक्शन सिस्टम्स को फॉलो करते हैं, लेकिन असली हीरा तब पहचाना जाता है जब हम तय मानकों से हटकर छुपे हुए पोटेंशियल को देखने की कोशिश करते हैं। छुपे हुए पोटेंशियल को पहचानने की जरूरत क्यों है? हर इंसान की प्रतिभा उसके रिज्यूमे, डिग्री या पुराने अचीवमेंट्स तक सीमित नहीं होती। अगर सिर्फ मेजरेबल रिजल्ट्स के आधार पर टैलेंट को जज किया जाए तो बहुत से लोग जो असल में काबिल होते हैं पीछे छूट सकते हैं। अक्सर असली काबिलियत तब सामने आती है जब कोई इंसान किसी कठिन परिस्थिति से गुजरता है और अपने संघर्ष से कुछ नया सीखकर खुद को साबित करता है। सच्ची योग्यता वही होती है जो किसी व्यक्ति को न केवल मुश्किलों से लड़ना सिखाए बल्कि हर चुनौती से खुद को बेहतर बनाने का हौसला भी दे। जॉस हर्नांडेज, संघर्ष से सफलता तक की कहानी एक बेहतरीन उदाहरण है। जॉस हर्नांडेज, जोसे हर्नांडेज, जिन्होंने अपनी मेहनत और दृढ़ निश्चय से नासा के एस्ट्रोनॉट बनने का सपना पूरा किया। जोस को बचपन से ही अंतरिक्ष की दुनिया बहुत आकर्षित करती थी। उन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बैचलर्स और मास्टर्स की डिग्री पूरी की, लेकिन इसके बावजूद नासा ने उन्हें कई बार रिजेक्ट कर दिया। लगातार असफलताओं के बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी। हर बार वे अपनी एप्लीकेशन को सुधारते गए, नए स्किल्स सीखते गए और खुद को बेहतर बनाते गए। उन्होंने कैंसर का पता लगाने वाली डिजिटल टेक्नोलॉजी विकसित की, 7 मैराथन में हिस्सा लिया और अपनी कम्युनिटी के लिए लगातार योगदान दिया। इन उपलब्धियों ने न केवल उनके टेक्निकल स्किल्स को साबित किया बल्कि उनकी लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी, दृढ़ निश्चय, डिटर्मिनेशन और सीखने की क्षमता। हालांकि पारंपरिक चयन प्रक्रिया केवल पुराने परफॉर्मेंस और क्रेडेंशियल्स को महत्व देती है। इस कारण नासा ने जोस के अंदर छुपे असली पोटेंशियल को पहले नहीं पहचाना, लेकिन जोस ने हार नहीं मानी। उन्होंने लगातार खुद को बेहतर बनाना जारी रखा जब तक कि आखिरकार उन्हें नासा के इंजीनियर और फिर एस्ट्रोनॉट के रूप में नहीं चुन लिया गया। सही टैलेंट को पहचानने का नया तरीका। जोस हर्नांडेज की कहानी हमें यह सिखाती है कि केवल पुराने रिकॉर्ड्स और डिग्री के आधार पर टैलेंट को जज करना सही नहीं है। हमें उन गुणों को भी महत्व देना चाहिए जो किसी इंसान को जीवन में आगे बढ़ने और नए चैलेंजेस का सामना करने में मदद करते हैं। पास्ट परफॉर्मेंस जरूरी है, लेकिन फ्यूचर पोटेंशियल ज्यादा जरूरी है। डिग्री और मार्कशीट से ज्यादा इंसान की सोच, संघर्ष और सीखने की क्षमता को परखना चाहिए। फ्लेक्सिबिलिटी, डिटर्मिनेशन और अडेप्टेबिलिटी जैसी सॉफ्ट स्किल्स भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। हीरे की पहचान करने वाले जौहरी बन। हर इंसान में पोटेंशियल होता है, बस उसे तराशने और सही मौके देने की जरूरत होती है। अगर आप एक हायरिंग मैनेजर, टीचर, लीडर या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में टैलेंट को परखने की जिम्मेदारी रखते हैं तो यह सुनिश्चित करें कि आप न केवल उनकी डिग्री या पिछले रिकॉर्ड्स को देखें बल्कि उनकी सीखने की क्षमता, संघर्ष से उभरने की ताकत और उनकी संभावनाओं को भी पहचानें, क्योंकि असली हीरे अक्सर कच्चे पत्थरों के बीच छुपे होते हैं। चैप्टर 7 डिफाइंग ग्रेविटी। मुश्किलों को पार करने की कला सफलता सिर्फ व्यक्तिगत मेहनत पर निर्भर नहीं होती बल्कि इसमें कोलैबोरेशन, टीचिंग और शेयर्ड नॉलेज का भी बड़ा योगदान होता है। अकेले काम करने से ज्यादा प्रभावी होता है दूसरों के साथ मिलकर सीखना और उन्हें सिखाना। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो यह हमें खुद को बेहतर बनाने का भी मौका देता है। यही वजह है कि साझा सीखने, शेयर्ड लर्निंग का सिद्धांत हमें साधारण से असाधारण बनने में मदद करता है। सीखने और सिखाने की शक्ति। जब आप दूसरों के साथ मिलकर काम करते हैं तो आप 2 रणनीतियां, स्ट्रैटेजीज अपना सकते हैं। ट्यूटर इफेक्ट, टीचर बनने का असर। जब आप किसी को कुछ सिखाते हैं तो आपकी खुद की समझ भी बेहतर होती है। यह आपके नॉलेज को और मजबूत बनाता है। कोच इफेक्ट, कोच बनने का असर। जब आप किसी को गाइड करते हैं और प्रेरित करते हैं तो यह आपको भी मजबूत बनाता है। दूसरों की सफलता में आपकी भागीदारी
आपके आत्मविश्वास को बढ़ाती है। सीखने और सिखाने का यह चक्र आपको और आपके आसपास के लोगों को लगातार आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। उम्मीदों का असर, पिग्मेलियन और गोलेम इफेक्ट। दूसरों की उम्मीदें आपके प्रदर्शन को प्रभावित कर सकती हैं। पिग्मेलियन इफेक्ट, जब लोग आप पर भरोसा करते हैं और आपकी काबिलियत को पहचानते हैं तो यह आपको और अच्छा करने के लिए प्रेरित करता है। उनकी उम्मीदें आपके प्रदर्शन को बेहतर बनाती हैं। गोलेम इफेक्ट, जब लोग आपसे कम उम्मीद रखते हैं तो यह आपके आत्मविश्वास को कमजोर कर सकता है। अगर आपको बार बार कहा जाए कि आप कुछ नहीं कर सकते तो आप खुद को सीमित महसूस करने लगते हैं। लेकिन कुछ लोग इस नकारात्मकता को अपने पक्ष में मोड़कर अंडरडॉग इफेक्ट से सफलता हासिल करते हैं। यह तब होता है जब लोग दूसरों की नकारात्मक उम्मीदों को अपनी ताकत बना लेते हैं और खुद को साबित करने के लिए और अधिक मेहनत करते हैं। गोल्डन 13, एकता की ताकत एक प्रेरणादायक उदाहरण है। गोल्डन 30 अमेरिकी नौसेना यूएस नेवी में पहले अश्वेत अधिकारियों का समूह जिन्होंने भेदभाव और मुश्किल हालातों के बावजूद अपनी योग्यता साबित की। जनवरी 1944 में अलग अलग पृष्ठभूमियों से आए 16 अश्वेत पुरुषों को नौसेना की पहली ब्लैक ऑफिसर ट्रेनिंग प्रोग्राम में शामिल किया गया। उस समय अमेरिकी नौसेना में काले लोगों को सिर्फ जूते पॉलिश करने और खाना बनाने जैसे कार्यों तक सीमित रखा जाता था। राजनीतिक दबाव के कारण नौसेना ने पहली बार ब्लैक ऑफिसर्स के लिए दरवाजे खोले, लेकिन उनकी काबिलियत पर संदेह किया इन 16 पुरुषों को दूसरे श्वेत प्रशिक्षुओं से अलग कर दिया गया और नस्लीय टिप्पणियों का सामना करना पड़ा। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी ट्रेनिंग को एक अलग दृष्टिकोण से अपनाया। साझा सीखने, शेयर्ड लर्निंग के जरिए हर व्यक्ति जिस विषय में विशेषज्ञता हासिल करता था उसे बाकी साथियों को सिखाने की जिम्मेदारी दी जाती। जेसी आर्बर ने नेविगेशन और मोर्स कोड पढ़ाया। अन्य सदस्यों ने गणित, इतिहास और तकनीकी विषयों को पढ़ाने की जिम्मेदारी ली। वे देर रात तक एक दूसरे को सिखाते और सपोर्ट करते थे। कड़ी मेहनत और आपसी सहयोग के कारण 16 में से 13 लोग ऑफिसर बने, जिन्हें गोल्डन 13 का खिताब दिया गया। यह उनकी व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं थी, बल्कि एक सामूहिक जीत, कलेक्टिव अचीवमेंट थी। गोल्डन 13 ने साबित कर दिया कि साझा सीखने और सहयोग, कोलैबोरेशन, शेयर्ड नॉलेज की शक्ति किसी भी चुनौती को पार कर सकती है। सफलता का असली फॉर्मूला सिर्फ सीखने तक सीमित न रहे, दूसरों को भी सिखाएं, अपने ज्ञान को साझा करें, क्योंकि इससे न केवल दूसरों को फायदा होगा बल्कि आपको भी अपने लक्ष्यों तक पहुंचने में मदद मिलेगी। कोलैबोरेशन और सपोर्ट सिस्टम बनाना जरूरी है, क्योंकि अकेले से ज्यादा प्रभावी होता है साथ मिलकर आगे बढ़ना। अगर आप असाधारण सफलता हासिल करना चाहते हैं तो ग्रेविटी की सीमाओं को तोड़ें और एक दूसरे को सिखाकर, प्रेरित करके और सहयोग करके नई ऊंचाइयों तक पहुंचे, क्योंकि असली जीत अकेले की नहीं होती बल्कि साथ चलने से मिलती है। जीवन में चुनौतियां तो आएंगी ही। अगर आपको सफल होना और आगे बढ़ना है तो आपको इन रुकावटों का डटकर सामना करना होगा। ऐसे लोग भी मिलेंगे जो आपको पीछे खींचने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपकी असली शक्ति तब सामने आएगी जब आप न केवल अपने बल्कि दूसरों के छुपे हुए पोटेंशियल को भी पहचानेंगे और उसे विकसित करेंगे। सफलता और ग्रोथ के 7 महत्वपूर्ण सबक। कैरेक्टर वर्सेस पर्सनैलिटी। आपका चरित्र, कैरेक्टर आपकी असली ताकत है। इसे मजबूत बनाने के लिए तकलीफों को अपनाना और मुश्किलों से भागने की बजाय उनका सामना करना जरूरी है। परफेक्शनिज्म एक जाल है। हर चीज को परफेक्ट बनाने की कोशिश आपको रुकावट और आत्मसंदेह की ओर धकेल सकती है। अपनी कमियों को अपनाएं, साहसिक लक्ष्य तय करें और अपने प्रति दयालु रहें। थकान से बचने के लिए पैशन प्लस फ्री प्ले प्लस डिलिब्रेट प्रैक्टिस। लगातार मेहनत करने के साथ साथ खुद को एक्सप्लोर करने और काम को एंजॉय करने की कला भी सीखें। डिस्कम्फर्ट को अपनाएं और नए तरीकों को एक्सप्लोर करें। कठिनाइयों को स्वीकार करना, अलग अलग दृष्टिकोणों से सीखना और नई चीजों को अपनाने के लिए खुले दिमाग से सोचना बहुत जरूरी है। कलेक्टिव इंटेलिजेंस की पावर। ग्रुप वर्क या टीम वर्क से नए आइडिया, इनोवेटिव सोच और बेहतर समाधान मिलते हैं। अकेले से ज्यादा मिलकर किया गया काम असरदार होता है। ट्रेडिशनल सिलेक्शन सिस्टम्स हमेशा सही नहीं होते। टैलेंट को परखने के लिए केवल पुरानी उपलब्धियों को देखना पर्याप्त नहीं है। हमें भविष्य की क्षमताओं को भी पहचानने और विकसित करने की जरूरत है। कोलैबोरेशन, टीचिंग और नॉलेज शेयरिंग की ताकत। जब आप दूसरों को सिखाते हैं, प्रेरित करते हैं और अपनी नॉलेज शेयर करते हैं तो यह सिर्फ उनके लिए नहीं बल्कि आपके लिए भी फायदेमंद होता है। आपका आत्मविश्वास, क्रिएटिविटी और मोटिवेशन तीनों बढ़ते हैं।